नमस्कार। YouTube की इस लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत सत्ता एवं उत्तरदायित्व। सत्ता की जब हम नाम लेते हैं तो दो शब्द हमारे सम्मुख आते हैं, एक है सत्ता और दूसरी है शक्ति। सामान्य रूप से इन दोनों शब्दों को हम एक ही समझते हैं, लेकिन इसे हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करें तो दोनों में अंतर होता है। वो अंतर क्या है? सत्ता वैधानिक होती है और वैधानिक नियम, उपनियम, कानून उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि शक्ति का वैधानिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। शक्ति व्यक्तिगत प्रभावों पर भी निर्भर करती है, व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करती है, व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है उस पर निर्भर करता है। शक्ति विभिन्न बिंदुओं पर निर्भर करती है, लेकिन जो हम सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता के साथ वैधानिकता जुड़ी हुई होती है। सत्ता वह शक्ति या अधिकार है जो वैधता प्राप्त है और व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसलिए कहा जाता है कि सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो कि मानव शरीर में आत्मा के है। बिना आत्मा के मानव शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से बिना सत्ता के प्रशासनिक संगठन में उच्च अधिकारी न तो कोई निर्णय ले सकते हैं और न ही अधीनस्थों से उनका पालन करवा सकते हैं। साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन ने अपने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि जब हम एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो हमें संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है और इसके पश्चात इन स्थानों को कुछ श्रेणियों में से संबद्ध कर दिया जाता है। इन्हीं श्रेणियों को सत्ता की श्रेणी कहते हैं और इसे परिभाषित करते हुए हर्बर्ट साइमन ने कहा कि सत्ता मुख्यतः निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित है, जिससे दूसरे व्यक्तियों की क्रियाएं निर्देशित होती हैं। और इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए पैटरसन ने परिभाषा दी है कि आदेश देने और उसके पश्चात उन आदेशों का क्रियान्वयन कराने का जो अधिकार है वही सत्ता है। और इनका ही इसी तरह से मिलता जुलता डेविस ने भी अपनी परिभाषा दी है कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। तो ये चीज़ें हैं जो कि सत्ता को स्पष्ट करती हैं कि सत्ता है क्या। हम सत्ता की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन सामान्यतः उच्च से अधीनस्थ की तरफ होता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होता है। दूसरी विशेषता में बता सकते हैं कि सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सौंपने तथा अधीनस्थों से संतोषजनक कार्य निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। और संगठन कैसा भी हो, उन सभी में सत्ता का प्रत्यायोजन भी किया जाता है। अब प्रत्यायोजन को मैं अपने दूसरे लेक्चर में ज़्यादा अच्छी तरह से बताऊंगी, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूँगी कि प्रत्यायोजन ये कहते हैं जब उच्च अधिकारी अपने अधिकारों में से कुछ कार्य करने के लिए अधीनस्थों को अधिकार सौंपता है तो उसे प्रत्यायोजन के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन भी हो सकता है। तो ये है सत्ता, जो कि मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि किस प्रकार से सत्ता क्या होती है और उसकी विशेषता क्या होती है। और सत्ता के स्रोत कई हो सकते हैं। आखिर सत्ता
है क्या वो तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके स्रोत कहाँ से सत्ता प्राप्त होती है उस पर भी हम अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे। जैसे सत्ता तो प्राप्त होती है एक कानून के द्वारा। अगर कानून का हम देखें आधार सत्ता के संबंध में, तो हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का आधार ही जो है वो संविधान और सरकार के द्वारा जो निर्मित की गई नीतियां हैं या कानून हैं वही होती हैं। अधिकारों की उत्पत्ति का मूल स्रोत अगर हम देखें तो संविधान ही होता है। संविधान ही उच्च स्तर को सत्ता संपन्न बनाता है। विधायिका के द्वारा समय समय पर जो कानून बनाए जाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं और निर्गमित जो भी आदेश हैं वो कानून का ही रूप होते हैं और इनके द्वारा उच्च स्तरों को सत्ता प्रदान की जाती है। दूसरा हम सत्ता का स्रोत कह सकते हैं परंपरा को। जैसे कि परंपराएं हमारी ये कहती हैं कि जो उच्च स्तर पर होता है उसको सत्ता प्राप्त होती है। भले ही उस सत्ता का प्रत्यायोजन निम्न स्तर तक होता है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ परंपराएं होती हैं कि जो उच्च स्तर पर है वही निर्णय लेगा। तो इसमें हमारी परंपराएं भी योगदान देती हैं। जैसे हमारा परिवार है, परिवार का जो मुखिया है उसे परिवार का जो सबसे सीनियर आदमी होगा, जो सबसे बड़ा होगा परिवार का, वही मुखिया कहलाएगा। मुखिया के रहते हुए एक बच्चा मुखिया नहीं कहला सकता, क्योंकि हमारे समाज की परंपराएं हैं कि जो जैसे हमारे दादाजी अगर परिवार में बड़ा हैं तो उन्हें समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी, उन्हीं के पास परिवार की समस्त सत्ता होगी। उसी प्रकार से संगठन में जो उच्च स्तर पर होता है उसे ही जो हमारी परंपराएं हैं वो ये कहती हैं वो सत्ता संपन्न होंगे। तीसरा स्रोत हम बता सकते हैं सत्ता का प्रत्यायोजन। चूँकि उच्च अधिकारी संगठन के समस्त कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता, उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। इस कारण से, और दूसरा कारण ये भी है कि यदि एक ही व्यक्ति समस्त सत्ता को उपयोग में लाएगा तो वो संगठन को अच्छी प्रकार से संचालित नहीं कर सकता। इसलिए कार्यों को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है। अपने अधीनस्थों को सत्ता सौंपी जाती है विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए। तो एक प्रत्यायोजन भी वो स्रोत है जिसके द्वारा कि एक अधिकारी अथवा अधीनस्थ को सत्ता प्राप्त होती है, क्योंकि सत्ता के द्वारा ही नीतियों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो इस तरह से भी देखा कि जो सत्ता के स्रोत हैं उसमें तीन महत्वपूर्ण हैं। एक है कानून, दूसरी है परंपरा और तीसरा है प्रत्यायोजन, जिसके द्वारा संगठन में विभिन्न अधिकारियों एवं अधीनस्थों को सत्ता प्राप्त होती है। अब सत्ता के संबंध में अगर हम देखें और अधिक, तो सत्ता के प्रकार के बारे में वर्णन करना चाहेंगे कि सत्ता के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं सूत्र सत्ता, जिसे लाइन अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्र सत्ता समस्त उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थों के मध्य व्याप्त होती है। यदि आदेश की एकता का उल्लंघन न किया जाए तो यह सत्ता उच्च स्तर से निम्न स्तर तक कर्मचारियों में आती है। और थियो हेमन ने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि सूत्र सत्ता आदेश देने की सत्ता है। यह वह मुख्य सत्ता है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित और नियंत्रित करती है और उन्हें संगठन के लक्ष्य, निर्णय और नीतियों के अनुरूप तथा कार्यक्रमों को कार्य करने को कहती है, और ये संगठन को निरंतर क्रियाशील भी बना के रखती है। दूसरा जो सत्ता का प्रकार हम कह सकते हैं वो स्टाफ सत्ता, स्टाफ अथॉरिटी को कह सकते हैं। स्टाफ सत्ता सेवा करने वाली सत्ता है। सेवा करने वाली सत्ता से यहाँ तात्पर्य ये है कि प्रत्येक संगठन में जो उच्चाधिकारी होते हैं जिन्हें निर्णय लेने का अधिकार होता है वो तो लाइन एजेंसी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन
उन निर्णयों को लेने में विभिन्न प्रकार की परामर्श की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के शोध की आवश्यकता होती है, समस्याओं का वास्तविक रूप जानने की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो परामर्श प्रदान करने वाले हैं उनको स्टाफ अथॉरिटी या स्टाफ सत्ता के नाम से जाना जाता है। ये निर्णय लेने वाली सत्ता नहीं है, लेकिन निर्णय के लिए आधार बनाने वाली सत्ता है। सूत्र सत्ता में सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि स्टाफ सत्ता में यह प्रवाह किसी भी ओर हो सकता है। जैसे परामर्श हो सकता है, सूचना हो सकता है, सहायता देने के लिए सत्ता हो सकती है। तो इस तरह से ये स्टाफ सत्ता होती है। सत्ता के तीसरे प्रकार में हम कह सकते हैं कि ये क्रियात्मक सत्ता, जिसे कि फंक्शनल अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सत्ता सूत्र और स्टाफ सत्ता के मध्य की प्रकृति से संबंधित होती है। क्रियात्मक सत्ता कार्य या क्रिया विशेष से जुड़ी रहती है। यह सत्ता निर्णय ले सकती है, लेकिन एक विशेष तथा सीमित क्षेत्र में ही निर्णय ले सकती है, जो कि उसे निर्दिष्ट किया गया हो। और यह सत्ता आदेश की एकता का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह सत्ता उसी व्यक्ति में समाहित मानी जाती है जो किसी विशेष कार्य से संबंधित हो। ऐसे में यह कार्यकारी अधिकारी के कार्यभार में वृद्धि भी कर सकती है तथा सूत्र सत्ता में कमी भी ला सकती है। इसे क्रियात्मक सत्ता कहा जाता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर सत्ता को स्वीकारने का क्या आधार है, सत्ता को कैसे क्यों स्वीकार किया जाता है, कौन किसकी सत्ता को किस आधार पर स्वीकार करता है। इसको भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एक तो समाज में एक व्यक्ति उसकी सत्ता को स्वीकार करता है जिस पर वो विश्वास करता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में वो उसके कुछ अनौपचारिक संबंध होते हैं, और संगठन में भी वो जो देखता है कि जिस पर वो विश्वास करता है उसके आदेशों की पालना तुरंत करता है, उसके सत्ता को स्वीकार करता है। तो हम कह सकते हैं विश्वास की सत्ता। दूसरी है एक रूपता की सत्ता। इसमें यह है कि कई लोगों का जैसे आपस में विचार व्यवहार एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे से एक रूप से होने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो एक दूसरे के विचारों का समर्थन करते हैं, उनके विचार मिलते हैं आपस में। तो वो भी जो है अब उनके जो भी सत्ता है आपस में एक दूसरे की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तीसरी सत्ता हम दबावों की सत्ता कह सकते हैं। दबाव किस तरह से दबाव, जैसे सामाजिक दबाव हो सकता है, मनोवैज्ञानिक दबाव हो सकते हैं, संगठन के लक्ष्य होते हैं क्योंकि उन्हीं को प्राप्त करने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं उदासीन होते हैं, जो भी कहा गया चुपचाप अपना करते रहते हैं। तो ये भी विभिन्न प्रकार के जो है दबाव होते हैं, प्रेशर होते हैं। समाज का दबाव होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये सब जो भी हैं विभिन्न प्रकार के दबाव भी होते हैं जिससे कि एक व्यक्ति सत्ता की पालना करता है। अगला जो रूप है वो वैधानिकता की सत्ता है। जो भी कानून होता है, कानून के द्वारा जिसको सत्ता प्रदान की जाती है, अधीनस्थ उनकी पालना अवश्य करते हैं, क्योंकि उनका कानूनों का उल्लंघन उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से सत्ता के रूप होते हैं जिनकी कि कर्मचारियों के द्वारा पालना की जाती है। और सत्ता की सीमाएं भी होती हैं। ऐसा नहीं कि सत्ता असीमित होती है, सत्ता कभी भी असीमित नहीं होती है। इस पर भी कई प्रकार के नियंत्रण होते हैं, जैसे विधायी नियंत्रण। एक उच्च अधिकारी के द्वारा वही कार्य किया जा सकता है जिसे कि विधायिका के द्वारा स्वीकृत किया गया हो। जो विधान के अनुरूप नहीं है उसका पालन कोई भी उच्च अधिकारी नहीं कर सकता, उसका उपयोग कोई भी उच्च अधिकारी नहीं कर सकता है।
उसकी सत्ता को विधायिका के नियम कानून सीमित करते हैं। अगला जो न्यायिक नियंत्रण होता है, संविधान जो हमारे देश का है वो कानून का सर्वोच्च स्रोत है और संविधान में वर्णित जितने भी नियम उपनियम हैं और विधायिका के द्वारा जो भी नियमित कानून प्रावधान की व्याख्या जो की गई है, व्याख्या करने का जो दायित्व न्यायपालिका का है, तो जिस रूप में वो व्याख्या करती है उसकी पालना भी अनिवार्य मानी जाती है। उसका उल्लंघन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जनमत का दबाव भी होता है। जनता की इच्छाओं को क्रियान्वित करना भी, जो उचित इच्छाएं हैं, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करना भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व होता है। तो ये उन इच्छाओं के विपरीत कोई भी उच्च अधिकारी नहीं जा सकता है। इसके अलावा एक अधीनस्थों की भी सत्ता होती है, अधीनस्थों की सीमा होती है। उच्च अधिकारी कार्य सौंपते हैं, लेकिन यदि वो ये ध्यान न रखें कि संबंधित अधीनस्थ उस कार्य को कर सकेगा या नहीं, तो वो उचित नहीं होगा। जिस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, अधीनस्थों द्वारा उसकी पालना नहीं की जा सकती। तो अधीनस्थों की जो सीमा है वो भी ये निर्धारित करता है कि सत्ता का उपयोग कितना और किस प्रकार से होगा। अगला जो सीमा होती है वो आदेशकर्ता के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। कई बार जो आदेशकर्ता होते हैं वो सामान्यतः उनका बोलने का तरीका कह सकते हैं या दूसरों को जो आदेश करने की उनके जो व्यवहारिकता होती है उस पर भी निर्भर करता है कि अधीनस्थ के द्वारा उस सत्ता को माना जाएगा या नहीं। एक उच्च अधिकारी ऐसे होते हैं कि सभी को साथ लेकर के चलने वाले होते हैं, भाईचारे की भावना होती है। तो इस पर निर्भर करता है कि एक उच्च अधिकारी के आदेशों की पालना का स्तर क्या होगा। यदि वो भाईचारे पूर्व की भावना से अगर किसी को किसी को आदेश देते हैं तो उनकी पालना आवश्यक रूप से होती है, और अन्यथा यदि वो आदेश और अपने बिल्कुल गुलाम जैसे अगर व्यवहार करते हैं अपने अधीनस्थों से तो उनकी पालना नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये भी निर्भर करता है कि किस प्रकार से आदेशकर्ता का क्या व्यक्तित्व है, उसकी पालना होगी अथवा नहीं। अगली जो सीमाएं होती हैं उसमें हम कह सकते हैं नेतृत्व की सीमाएं। संगठन में जो भी उच्चाधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थों की नेता होते हैं, लेकिन नेतृत्व करना पूर्ण रूप से नेता के अधीन नहीं होता, बल्कि इसमें अनुयायियों की भी भूमिका होती है। अनुयायी अगर अच्छे हैं, समझदार हैं, तो उनके द्वारा अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की पालना की जाएगी, और वो पालना भी तब की जाएगी जब उच्च अधिकारी कार्य की प्रकृति की, समस्या की, उसके क्रियान्विति के सभी तथ्यों का अगर उच्च अधिकारी के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाएगा तो अधीनस्थ अधिकारी भी, चूँकि एक सामाजिक प्राणी, वो चाहता है कि उसको भी इम्पोर्टेंस मिले, और जब उसको महत्व मिलता है, उच्च अधिकारी के द्वारा महत्व दिया जाता है, तो वो भी उन आदेशों की पालना करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नेतृत्व पर भी निर्भर करता है कि सत्ता की पालना कितनी और कैसी होंगी। तो इस तरह से सत्ता कि जो है विभिन्न प्रकार की सीमाएं हैं। इसी में हम ले सकते हैं जैसे मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आदेश की क्रियान्विति उसी स्थिति में संभव होती है जबकि अधीनस्थ की मनोस्थिति उसे स्वीकार करे। जिस आदेश को अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार ही नहीं किया जाए, उसके औचित्य को स्वीकार नहीं किया जाए, तो ऐसे आदेशों की पालना अधीनस्थों के द्वारा नहीं हो पाती है। और कई बार आर्थिक सीमाएं और पर्यावरणीय सीमाएं भी होती हैं जो कि सत्ता को प्रभावित करती हैं। अब हम सत्ता के कार्यों के विषय में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे सत्ता उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है। सत्ता निर्णय लेने की विशेष दक्षता को प्रोत्साहित करती है और विविध क्रियाओं में समन्वय भी स्थापित करती है। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो सत्ता है वो संगठन में एक महत्वपूर्ण घटक है, और सत्ता अगर संगठन में नहीं है तो संगठन के लक्ष्यों को, दायित्वों को
किसी भी स्थिति में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आप सभी को ये सत्ता और उत्तरदायित्व का, सत्ता का जो सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। उत्तरदायित्व के विषय में अगले अपने चैनल में, अपने अगले लेक्चर में मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।